वहीं आज आएंगे रायपुर दक्षिण उपचुनाव के परिणाम। सुबह 8 बजे से डाक मतपत्रों की गिनती शुरू। डाक मतपत्रों के लिए अलग से लगाए गए हैं 2 टेबल। डाक मतपत्रों के बाद खोलेंगे ईवीएम। स्ट्रांग रूम में 3 लेयर में सुरक्षा। 200 से अधिक जवान तैनात हैं स्ट्रांग रूम के अंदर और बाहर लगे हैं 56 कैमरा। तो आज आएंगे रायपुर दक्षिण उपचुनाव के परिणाम और हमारे साथ सीधे गोपी जुड़ गए हैं। गोपी, आज प्रत्याशियों की किस्मत का जो फैसला है वो हो जाएगा, क्या कुछ अपडेट और आप कहां मौजूद है, जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, लंबे समय से सभी को इंतजार था। रायपुर दक्षिण उपचुनाव की जो रिजल्ट है वो आज आ रहे हैं और जो मतपत्रों की, जो डाक मतपत्र की जो गिनती है वो अब लगभग पूरी हो चुकी है और इसमें भाजपा के जो प्रत्याशी हैं सुनील सोनी, इनको बढ़त मिली है। हम अभी इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर है जहां पर स्ट्रांग रूम बनाया गया था और यहाँ पर तमाम वो सुरक्षा के भी इंतजाम जो है वो किए गए हैं। चुनाव आयोग और प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी की है काउंटिंग को लेकर, क्योंकि धीरे धीरे जिस तरीके से ये काउंटिंग बढ़ते जाएंगे, जो ईवीएम खुलते जाएंगे, इनकी गिनती होगी, वैसे वैसे करके जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके कार्यकर्ताओं की यहाँ पर लगातार भीड़ जो है अब वो बढ़ती जाएगी। इसे लेकर प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारी की। लगभग 200 से अधिक जो सुरक्षा के जवान हैं अब वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। साथ ही स्ट्रांग रूम के अंदर और बाहर लगभग 56 कैमरे जो है अब वो लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से निगरानी यहाँ पर की जा रही है। 1,36,000 वोट इस उपचुनाव में दक्षिण विधानसभा में पड़े और इसकी गिनती अब जो है वो शुरू हो चुकी है। सुबह ठीक 8 बजे डाक मतपत्रों की गिनती शुरू हुई थी और उसके बाद उसकी गिनती पूरी होने के बाद अब 8:30 बजे जो ईवीएम है अब वो खुल चुके हैं और अब लगातार ईवीएम की जो वोटिंग है उनकी गिनती यहाँ पर की जा रही है। जो डाक मतपत्र की गिनती पूरी हुई उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सुनील सोनी, इन्हें बढ़त मिली है। तो इस तरह की अब तक की जानकारी जो है वो स्ट्रांग रूम से दी गई है। फिलहाल जो भाजपा और कांग्रेस के जो एजेंट है उनके और साथ ही जो प्रत्याशी, लगभग इसमें 30 प्रत्याशी मैदान में उतरे थे और उनके जो एजेंट है वो भी वहां पर स्ट्रांग रूम में मौजूद है, जिन्हें प्रतिनिधि जो है के रूप में वहां पर बैठाया गया, क्योंकि वो भी अपनी ओर से काउंटिंग में पैनी नजर बनाए हुए, ताकि किसी तरह की किसी पे कोई मंशा जो है, किसी की जो आशंका जो है वो न रहे, इसकी भी खास जो इंतजाम है वो लगातार यहाँ पर किए गए। मैं और आपको तस्वीर यहाँ पर दिखाना चाहूंगा पीछे की, जिससे देख सकते हैं कि ये है स्ट्रांग रूम है ये, और यहाँ इसके भीतर जो है अब वो लगातार गिनती चल रही। प्रशासनिक यहाँ पर देख सकते हैं कि इस ओर आप देख सकते हैं कि चेकिंग करके लोगों, एक लोगों को यहाँ पर अंदर जो है वो भेजा जा रहा है। यहाँ पर जो पासधारी है उन्हीं को ही यहाँ से एंट्री दी जा रही है और सभी पर चेकिंग जो है वो यहाँ से करके उनको एंट्री दी जा रही है और उसके बाद में ही, ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी अंदर में ना हो और जो लोगों का विश्वास है इस लोकतंत्र के पर्व का चुनाव में वो ना टूटे, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। जो प्रत्याशी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन पर उन्हें भी लगातार समझाइश दी जा रही है। हालांकि कुछ देर पहले ही जो कांग्रेस के प्रत्याशी से आकाश शर्मा वो यहाँ से होकर निकले हैं, पूजा पाठ जो है वो करके यहाँ पर आए थे और उन्होंने जो स्ट्रांग रूम की यथास्थिति है उनका जायजा लेकर यहाँ से गए हैं। तो लगातार प्रत्याशी जो है वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से सभी को इंतजार था इस नतीजे का, क्योंकि जब हमने दोनों ही पार्टी जो है, खासतौर पर ये भाजपा और कांग्रेस के बीच में लड़ाई थी और दोनों ही पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो काफी आश्वस्त हैं अपनी अपनी जीत को लेकर। हालांकि जिस तरीके से वोट परसेंटेज काफी कम रहे, 50% ही वोटिंग इसमें हुई, 1,36,000 वोट इसमें इस उपचुनाव में पड़े, क्योंकि जबकि जो मतदाता थे वो लगभग 2,70,000 थे। तो ऐसे में आधी वोटिंग हुई और इसमें अब जीत की मार्जिन जो है वो काफी कम हो जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो थी वो 50,000, 60,000, 70,000 के मार्जिन से जीतने का दावा कर रही थी लगातार, और अब ये कहीं ना कहीं जो मार्जिन है किसी की भी जीत की वो काफी कम हो जाता। तो ऐसे में प्रशासन के लिए भी बड़ी ये कहीं ना कहीं चुनौती रहती है कि क्योंकि जब मार्जिन कम होते हैं तब कार्यकर्ताओं की भीड़ और उसके बाद में जो लोगों का उत्साह है वो काफी बढ़ जाता है। तो इसके लिए भी पहले से ही प्रशासन ने तैयारी करके रखी है। सीआरपीएफ और जो लोकल पुलिस है उनके लगभग 200 से अधिक जवान की यहाँ पर तैनाती की गई है और सभी को कहीं शांति बनाए रखने की और शांति से जो मतगणना है उसकी यहाँ पर अपील लगातार की जा रही है। फिलहाल अब
ईवीएम जो मशीनें जी। हैं वो खुल चुके हैं और हर एक घंटे में अब इसकी जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से किस तरीके से एक एक राउंड जो है, क्योंकि 14 राउंड की गिनती इसमें माफ कीजिएगा 19 राउंड की गिनती इसमें होनी, जिसमें 2 राउंड की गिनती हो चुकी है डाक मतपत्रों की। अब 17 राउंड की गिनती जो है वो बची। हर एक राउंड के बाद में ये जानकारी दी जाएगी कि किस प्रत्याशी को कितने वोट अब पड़े हैं। तो ये कहीं ना कहीं सभी के लिए, अब क्योंकि यहाँ पर साउंड सिस्टम भी लगाया गया ताकि जो बाहर में लोग मौजूद रहेंगे, जो कार्यकर्ता रहेंगे, जो आम जनता रहेंगे, जिन्हें इसके रिजल्ट जो है, नतीजे हैं उन्हें जाने, तो उनके लिए साउंड सिस्टम भी लगा कर रखे ताकि बाहर के लोगों तक के इसकी जानकारी पहुंचे और लोग अंदर जाने या अंदर तक के भी संपर्क करने की कोशिश न करें। तो इसकी पूरी सुविधा जो है वो चुनाव आयोग प्रशासन के द्वारा की गई है। फिलहाल अब तीसरे राउंड की गिनती यानी ईवीएम के पहले राउंड और डाक मतपत्रों को मिलाकर तीसरे राउंड की गिनती जारी है। फिलहाल अब लगातार एक एक करके ईवीएम खुलते जाएंगे और नतीजे जो है वो धीरे धीरे करके स्पष्ट होंगे। जी बिल्कुल गोपी, आप बता रहे थे कि वोटिंग परसेंटेज जो है इस बार जो घटी है, और यदि पिछले बार की बात करें, पिछले बार वोटिंग परसेंटेज 60 था, लेकिन इस बार जो है 50 हो गया है। हाँ जी बिल्कुल। अगर हम बात करें 2023 में हुए विधानसभा चुनाव की, तो इसमें रायपुर दक्षिण विधानसभा में लगभग 57 से 58% की वोटिंग जो हुई थी, और अब वे वोटिंग परसेंट सीधे 7 से 8% घटे, क्योंकि लोगों में जो उपचुनाव को लेकर जो उत्साह रहता है वो कहीं ना कहीं अन्य चुनाव से कम होता है। क्योंकि जो 2023 विधानसभा चुनाव थे, इसमें लगातार प्रचार प्रसार जो है वो देखने को मिला। चुनाव आयोग भी काफी सक्रिय रहा, लगातार स्वीप कार्यक्रम चलाएगा और लोगों को 5 साल बाद एक मौका मिलता है अपने जनप्रतिनिधि चुनने का। इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हालांकि 57% भी काफी कम थे, लेकिन शहरी क्षेत्रों के अनुसार अगर देखा जाए, जिस तरीके से रायपुर में वोटिंग होते हैं, तो इसके अनुसार 58% थे। लेकिन जब उपचुनाव की यहाँ पर बारी आई तो प्रत्याशियों में उस तरह के उत्साह नजर नहीं आया। बीच में दीपावली का त्योहार पड़ा, तो इसमें कहीं ना कहीं जो लोग जो थे वो शांत नजर आए, और इसके बाद में जो स्वीप कार्यक्रम थे वो काफी कम चला गया चुनाव आयोग की ओर से, जिसके कारण लोगों तक सही ढंग से वो एक संदेश जो है वो नहीं पहुंच पाए। और एक खास बात थी, जो उपचुनाव के दिन जो छुट्टी घोषित की गई थी प्रशासन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से, वो रायपुर दक्षिण विधानसभा में रखी गई थी। कई ऐसे कर्मचारी हैं या जो कई ऐसे और लोग हैं जो अपनी ड्यूटी करने अन्य विधानसभा में जाते हैं, तो वो उन्होंने कहीं ना कहीं इस उपचुनाव में अपनी रुचि नहीं दिखाई, जिसके कारण वोट प्रतिशत घटे। तो कई सारे इसके कारण है, और साथ ही उपचुनाव में उस तरह के उत्साह जो है वो लोगों में नहीं दिखता है, कार्यकर्ताओं में नहीं दिखता है। तो इसके कारण वो बड़े मुद्दे नहीं थे जिसके कारण लोग अपने घरों से निकलकर वोट देने जाते। तो ये सब कारण रहे हैं वोट परसेंट घटने के। हालांकि इसमें वोट परसेंट घटने में कांग्रेस लगातार कह रही है कि उन्हें इससे फायदा होगा, क्योंकि जो भाजपा के कोर जो वोटर्स थे उन्होंने अपनी रुचि नहीं दिखाई, उन्होंने प्रत्याशियों का उत्साह नहीं दिखाई, इसलिए वोट परसेंट घटे। तो वही भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि भले ही वोट परसेंट घटे हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, और जो जीत का मार्जिन रहेगा, जो रिकॉर्ड तोड़ जीत की बात की जाती है, वो भले ही कम होंगे, लेकिन जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। जी बिल्कुल गोपी, जल्द लौटूंगी मैं, आप बने रहिएगा। वहीं सीएम विष्णुदेव साय का आज बिलासपुर दौरा, बिलासपुर को सौगात देंगे पीएम विष्णुदेव साय। सकरी और मिनोचा रोड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे, मिनी स्टेडियम, मल्टी लेवल पार्किंग, राम सेतु मार्ग का लोकार्पण करेंगे। बिलासपुर विकास दीप महोत्सव में शामिल होंगे। राउत नाच महोत्सव में सीएम साय शिरकत करेंगे। तो बिलासपुर को सौगात देंगे सीएम विष्णुदेव साय। और गोपी का रुख करेंगे। गोपी, बिलासपुर को बड़ी सौगात देंगे सीएम विष्णुदेव साय। बिलासपुर दौरा है सीएम विष्णुदेव साय का, और क्या कुछ इस पर अपडेट? जी बिल्कुल, बता दें कि आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिलासपुर जिले के दौरे पर रहने वाले हैं, और वहां पर बिलासपुर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में वो आज शामिल होंगे। साथ ही करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देते हुए भी नजर आएंगे। अगर हम उनके कार्यक्रमों की बात करें तो आज लगभग दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री जो है वो बिलासपुर के लिए रवाना होंगे, और वहां पर 3:30 बजे सकरी रोड, मिनोचा रोड और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। इन तीनों कार्यक्रमों में लोकार्पण कार्यक्रम है, उसमें वो शामिल होंगे, जिसमें 2 रोड के लोकार्पण और एक जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है इसका लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। इसके पश्चात शाम को लगभग 5:45 बजे मिनी स्टेडियम में आयोजित मल्टी लेवल पार्किंग और राम सेतु
का लोकार्पण जो है वो करते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से हमने कहा कि करोड़ों के विकास कार्य को सौगात देंगे, तो इन करोड़ों से ये जो रोड बने हैं, जो कॉम्प्लेक्स बने, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने हैं, राम सेतु जो बने हैं, इनके आज सौगात जो है वो मुख्यमंत्री जिले वासियों को देते हुए नजर आएंगे। इसके पश्चात विकास दीप महोत्सव का आयोजन बिलासपुर में किया गया है। साथ में उप मुख्यमंत्री अरुण साव जो है वो इन तमाम कार्यक्रमों की अध्यक्षता करेंगे और मुख्यमंत्री के साथ में इस पूरे दौरे में वो मौजूद रहेंगे, जिसमें ये सभी सौगातें जो है वो दी जाएगी। और इसके पश्चात नाच महोत्सव, राउत नाच महोत्सव का आयोजन बिलासपुर में किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तमाम वो स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। लगातार जिस तरीके से अनेक सभी क्षेत्रों में अलग अलग जो अपने जो मंत्री हैं वो अपने क्षेत्रों में अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन जो है वो करा रहे हैं। जो अपने जो क्षेत्रवासी, जो जिलेवासी हैं, उन्हें लगातार सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं। और सभी कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री जो है बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। और आज भी ये तमाम कार्यक्रम उनके आज रहने वाले हैं। 3 बजे से लेकर लगभग 10:30 बजे आज मुख्यमंत्री देर रात राजधानी रायपुर वापस लौटेंगे। तो काफी बिजी शेड्यूल आज दोपहर बाद मुख्यमंत्री का रहने वाला है। उससे पहले सभी जो जनप्रतिनिधि, उनकी नजरें आज उपचुनाव के नतीजों में रहेगी, क्योंकि लगातार वोटिंग चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो 12-1 बजे तक जो स्थितियां हैं वो स्पष्ट होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उपचुनाव है, वोट काफी कम पड़े हैं। 19 राउंड में वोटिंग जो गिनती है अब वो होनी है। तो इससे कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं वो जल्द ही स्पष्ट हो जाएगी। 12-1 बजे तक सभी को ये स्थिति स्पष्ट होते नजर आएगी। तो उसके बाद जो है मुख्यमंत्री लगभग 3 बजे इस बिलासपुर दौरे पर रवाना होंगे। रात को 10:30 बजे राजधानी वापस लौटेंगे और इस बीच काफी जो कार्यक्रम है आयोजित उसमें वो शामिल होते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल गोपी, आकाश शर्मा जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो भी बिल्कुल आश्वस्त है जीत को लेकर, लेकिन बीजेपी के लिए साख का सवाल है इस सीट को जीतना। जी बिल्कुल, जिस तरीके से 8 बार तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीतता है और 8 बार के जो यहाँ पर विधायक रहे बृजमोहन अग्रवाल, जिनका यह गढ़ माना जाता है, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। हालांकि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं था और उन्होंने अपने पूरे एडी से लेकर चोटी तक का जोर यहाँ पर लगा दिया था। उनके जो तमाम दिग्गज नेता थे, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, नेता प्रतिपक्ष रणदास महंत हो, और उनके जो पूर्व उप मुख्यमंत्री है TS सिंहदेव, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, सभी ने इस उपचुनाव में प्रचार प्रसार किए। गली गली जाकर, एक एक घर में जाकर उन्होंने वोट मांगे। जो ब्राह्मण समाज थी उन्हें मुख्य रूप से साधने का प्रयास किया गया, क्योंकि आकाश शर्मा जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो उन्होंने समाज का भी सहारा लिया और सभी कहीं ना कहीं किस तरीके से इस सीट को जीता जाए उसके लिए अपने पूरे कोशिश जो है अब वो लगा दी। वहीं दूसरी अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरीके से बृजमोहन अग्रवाल यहाँ से जीतते हैं तो उनका जो एक फेस है वो काफी प्रभावी रहता है और इसी का फायदा उठाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने इस उपचुनाव में की। सुनील सोनी जहां भी प्रचार प्रसार करने गए, उनके ठीक पीछे बृजमोहन अग्रवाल खड़े हुए नजर आए और लोगों को अभिवादन करते नजर। उन्होंने कहा है कि जब अगर यहाँ पर सुनील सोनी को जीत मिलती है तो 1 वोट से 2 प्रतिनिधि इस क्षेत्र के लोगों को मिलेगी, एक सांसद के तौर पर जो बृजमोहन अग्रवाल पहले से ही है और दूसरी विधायक के रूप में सुनील सोनी है। तो यहाँ पर दोहरी गति से विकास होगा। इस तरह की बात लगातार बृजमोहन अग्रवाल यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे। वहीं साथ ही जिस तरीके से सुनील सोनी महापौर, सांसद और RDA के अध्यक्ष के रूप में जो भी उन्होंने कार्य किए उसे लगातार गिनाते नजर आए कि यहाँ पर 5,000 करोड़ से अधिक का काम रायपुर दक्षिण विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए। तो लगातार अपने विकास कार्यों को यहाँ आम जनता के बीच दिखाने की कोशिश की गई। साथ ही दूसरी अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने एक और निष्क्रिय प्रत्याशी और युवा प्रत्याशी के बीच में मुकाबले की बात की। तो इन तमाम मुद्दे जो है यहाँ पर उठे। अगर हम उपचुनाव में उठे इन मुद्दों की बात करें तो कई सारे इसमें मुद्दे उठे। निष्क्रिय युवा प्रत्याशी की अगर हम बात करें या फिर जिस तरीके से अंटा गोली और ताकत की गोली की बात यहाँ पर जो है वो सामने है, इसमें एक राजनीति देखने को मिली। और इसके बाद अब वोटिंग होते होते EVM तक अब सवाल उठने जो है वो खड़े हो गए। लगातार कांग्रेस यह कहती है कि अगर कांग्रेस को भी अगर इसमें जीत हासिल होती है तो भी EVM पर सवाल रहेगा। तो लगातार वो EVM पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी इन तमाम बयानों को लेकर कहती है कि अपने हार का बहाना कांग्रेस जो है वो ढूंढ रही है।
तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम वो मुद्दे यहाँ पर उठे और आते हुए ईवीएम पर सवाल जो है वो खड़े होने लग गए हैं, तो ये इस उपचुनाव के मुद्दे रहे हैं। ये इस तरीके से वो जो बातें हैं वो आई अपने अपने रणनीतियों के तहत दोनों ही पार्टियों ने यह चुनाव जो लड़ा है। फिलहाल अब नतीजे का दिन है और नतीजे का समय आगे कुछ ही घंटे की देरी है। ये तमाम स्थितियां जो है वो साफ हो जाएगी। सभी के अपने अपने दावे रहे हैं, किसके दावे सच्चे होते हैं ये कुछ घंटों की बात है। जी बिल्कुल, कुछ घंटों की बात है। कुछ घंटों में जो तस्वीर है गोपी वो साफ हो जाएगी। और बहुत ही धन्यवाद गोपी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।